मैंने कहा कि वॉल ऑफ एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस have two layers of circular muscles. तो अगर देखा जाए तो वो एपिडाइडमिस के ऊपर और वास डिफरेंस के ऊपर अगर देखेंगे तो सर्कुलर मसल्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि the sperm reach in abdominal cavity, यानी कैसे स्पर्म मूव कर रहा है आगे abdominal cavity due to pulsation of vas difference. That is pulsation of vas difference. पल्सेशन जानते हैं नहीं जानते? हाँ जी बताइए। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं। कोई है या नहीं है? तो दैट इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं पल्सेशन। तो जो स्पर्म एंटर कर रहा है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वो बेसिकली पल्सेशन की वजह से एंटर कर रहा है। और पल्सेशन किस में आ रहा है? तो ये डेवलप हो रहा है एपिडाइडमिस के अंदर और वास डिफरेंस के अंदर, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट मैंने कहा कि एम्प्यूला, आपको पता ही है एम्प्यूला क्या हुआ करता था, जरा बताइए। हाँ जी लास्ट पार्ट ऑफ वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, सही बात है। लास्ट पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज नोन एज एम्प्यूला। तो एम्प्यूला ऑफ ईच साइड receives the seminal vesicles of that side उसके बाद and form ejaculatory duct and form ejaculatory duct, ठीक है। ejaculatory duct which open into prostatic urethra, that is a prostatic urethra। प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा जानते हैं नहीं जानते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर से जो यूरेथ्रा गुजर रहा था, याद है? इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे करके प्रोस्टेट ग्लैंड था और प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर अगर देखा जाए तो इस तरीके से यूरेथ्रा गुजर रहा था और ये वाला यूरेथ्रा आ रहा था यूरिनरी ब्लैडर से, याद है? तो ये वाला जो प्रोस्टेट यूरेथ्रा कहला रहा है, ये यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर से गुजरता हुआ जा रहा है। यहां तक क्लियर हुई बात? हाँ जी यस सर। तो नेक्स्ट आइए बेसिकली ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। तो ग्लैंड्स में बात करें हम, दैट इज एन एसेसरी ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड कौन कौन से बताए थे, जरा बताइए जल्दी से। एक क्या था?
प्रोस्टेट ग्लैंड, एक था प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा क्या था बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, उसके अलावा? लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड से भी पहले अगर देखा जाए तो एक सेमाइनल वासिकल तो रह ही गया, और लास्ट में मैंने लिख दिया है दैट इज अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो आइए सबसे पहले कौन सा ग्लैंड आएगा? सेमिनल वेसिकल्स, दैट इज अ सेमाइनल वासिकल्स। सेमाइनल वासिकल्स की अगर बात करें तो ये सेमाइनल वासिकल्स किससे फॉर्म हुआ था? तो पहली बात, फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्फियन डक्ट। किससे फॉर्म हुआ था ये? तो ये फॉर्म हुआ था फ्रॉम वॉल्फियन डक्ट से। क्लियर है? वॉल्फियन डक्ट किसमें थी? एम्ब्रियो के अंदर। तो दिस इज वॉल्फियन डक्ट ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर है बात? मैंने कहा कि इट रिलीज बेसिकली व्हाइटिश, या व्हाइटिश ना कहकर ट्रांसपेरेंट कहें हम इसको, ट्रांसपेरेंट it release transparent lubricating material, that is lubricating material रिलीज किया था सेमिनल वासिकल्स ने। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसने तकरीबन 60 से 70% सीमेन फॉर्म किया है। 60 to 70% सीमेन फॉर्म करने में पार्ट लिया, 60 to 70%। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसका जो पीएच होता है, तो पीएच होता है 7.3, तो ये तकरीबन स्लाइटली अल्कलाइन है। दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन है। और अगर इसमें देखा जाए, जो इंपॉर्टेंट बात है, अब मैं उस लाइन को लिख रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, कि इसके सिक्रीशन में फ्रक्टोज रिलीज होता है, यानी फ्रक्टोज रिलीज होता है। तो फ्रक्टोज इज रिलीज्ड, तो ये सेमाइनल वासिकल जो है ये फ्रक्टोज भी रिलीज करता है, which gives energy to sperm, एनर्जी टू स्पर्म्स। तो ये फ्रक्टोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसको? स्पर्म को। एक और बात जरा ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, मैंने कहा कि फ्रक्टोज जो है ये बेसिकली सेमाइनल वासिकल फॉर्म कर रहा है, जबकि फीमेल की बॉडी में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर फ्रक्टोज फॉर्म होता हो। दोबारा से सुनिए, मैंने कहा कि फीमेल की बॉडी के अंदर कहीं से भी फ्रक्टोज फॉर्म नहीं होता, लेकिन मेल की बॉडी में फ्रक्टोज फॉर्म होता है बाय द सेमाइनल वासिकल्स। ये फ्रक्टोज अगर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर पाया गया है तो इसका मतलब है कि फीमेल कॉपुलेट हुई है, और अगर फ्रक्टोज नहीं मिला है उसके जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, दैट मींस के फीमेल कॉपुलेट नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये कॉपुलेशन जो डिसाइडेड हो रहा है वो इस फ्रक्टोज से हो रहा है, या आप कह लें कि फ्रक्टोज ही है जो बेसिकली रेप को कंफर्म कर रहा है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। ये डिसाइडेड होगा बाय द फ्रक्टोज। तो ये फ्रक्टोज बताएगा कि वाकई रेप हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अगर फ्रक्टोज फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर मिलता है तो दैट मींस रेप हुआ है। इसके बाद आगे बढ़े तो इसके अंदर कुछ और भी चीजें होती हैं। एक होता है दैट इज ऑफ फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन याद होगा आपको, बेसिकली क्लॉटिंग में काम करेगा। ठीक है, सिट्रेट होगा,
फाइब्रोनोजिन हो गया, सिट्रेट हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ठीक है, इनोसिटॉल हो गया, एंड अदर प्रोटीन्स, ये मिलेंगे आपको सेमाइनल वेसिकल्स के सिक्रीशन के अंदर, और ये ऐड हो जाएंगे किसके अंदर, ऐड इन सीमेन। तो यहां तक शायद बात समझ में आई हो। नेक्स्ट कौन सा ग्लैंड है? प्रोस्टेट। दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड पर। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये पहली चीज लोग लार्जेस्ट सबसे बड़ा ग्लैंड है इन तीनों के अंदर। अगर इन तीनों में देखा जाए तो सबसे बड़ा पार्ट यही है। तो पहली चीज, लोकेटेड बिलो यूरिनरी ब्लैडर, याद होगा आपको डायग्राम में दिखाया था, बिलो यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे की तरफ लोकेट करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड। मैंने कहा कि अनपेयर्ड होता है, या अनपेयर्ड तो छोड़िए, ये लिखिए बाकी के, सिंगल होगा एंड हैव 5 लोब्स। ठीक है, इसके अंदर 5 लोब्स होंगी। ठीक है, मैंने कहा कि ईच लोब ओपन इन प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। Each lobe open in prosthetic urethra through fine opening. Through fine opening. बहुत ही फाइन ओपनिंग के थ्रू ये ओपन होगा। मैंने कहा कि इट रिलीज 30% पार्ट ऑफ सीमेन। तो सेमाइनल वेसिकल कितना पार्ट रिलीज कर रहा था सीमेन का? 60 से 70%। और ये कितना रिलीज कर रहा है? 30%। दैट इज 30%। ठीक है, मैंने कहा कि its secretion contain तो इसके सिक्रीशन में क्या क्या होगा? तो होगा सिट्रिक एसिड, ठीक है, कैल्शियम होगा, फॉस्फेट होगा, क्लॉटिंग एंजाइम्स होंगे, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ काउपर्स ग्लैंड पर। काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या था? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। दैट इज अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की अगर बात करें तो ये कहां पे लोकेट करेगा? बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और दूसरी चीज पेयर में मौजूद होगा। अगर आपको याद हो तो इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड था और इस तरीके से ये प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा चला आ रहा था, और यहां पर अगर देखा जाए तो ये पेयर मौजूद था काउपर्स ग्लैंड का। तो एक काउपर्स ग्लैंड ये रहा, एक काउपर्स ग्लैंड ये रहा, ये वाला। तो
पेयर ऑफ ग्लैंड है ये, ठीक है। और ये ओपन किस में होगा, तो ये पेयर ऑफ ग्लैंड ओपन इन पिनाइल यूरेथ्रा। दैट इज पिनाइल यूरेथ्रा में। तो मैंने कहा कि इट रिलीज ट्रांसपेरेंट slimy jelly like fluid, jelly like fluid। और इसका काम होता है इट डिस्ट्रॉय या इट न्यूट्रलाइज the vaginal acidity, वैजाइनल एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज करेगा। इसका पीएच अगर देखा जाए तो पीएच होगा दैट इज 7.2। इसके बाद अगर देखा जाए तो इट हेल्प इन लुब्रिकेटिंग ऑफ पेनिस, तो ये लुब्रिकेट करने में भी काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं दैट इज सीमेन के कंपोजिशन पर। कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं सीमेन में। तो मैंने कहा कि सीमेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें स्पर्म मिलेंगे, स्पर्म प्लस फ्लूइड होगा, ठीक है। फ्लूइड कह लीजिए या सिक्रीशन कह लीजिए, फ्लूइड या सिक्रीशन। इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होगा दैट इज 3 to 4 ml। तो यानी सीमेन का वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज 3 to 4 ml होगा। पीएच अगर देखा जाए तो दैट इज 7.3 होगा। नॉर्मली यानी नॉर्मल स्पर्म काउंट क्या है, तो नॉर्मल स्पर्म काउंट जो है वो 20 to 120 मिलियंस पर ml होगा। ये इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अब कुछ डिजीज या एबनॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूं। तो एक है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है बेसिकली लेस देन 20 मिलियंस पर ml। अगर 1 ml में 20 मिलियन स्पर्म्स से कम होगा तो इस कंडीशन को कहेंगे हम ओलिगोस्पर्मिया। नेक्स्ट आइए दैट इज एन एज़ोस्पर्मिया। ये माने क्या होता है, हाँ जी, ये किसी एब्सेंट। तो मैंने कहा कि यहां पर दैट इज ईदर एब्सेंस और नियरली एब्सेंस ऑफ स्पर्म। तो मैंने कहा अगर सीमेन के अंदर बिल्कुल ये मान लीजिए कि स्पर्म है ही नहीं, अगर है ही नहीं बिल्कुल नियरली, तो इस कंडीशन को आपने कह दिया दैट इज एन एज़ोस्पर्मिया। और ओलिगोस्पर्मिया में क्या हुआ कि अगर 2 मिलियन से कम होंगे तो इस कंडीशन को आप क्या कह देंगे, दैट इज कॉल्ड एज, हाँ जी, 2 मिलियन से अगर कम होंगे स्पर्म्स पर ml में तो क्या कहेंगे आप,
that is known as oligospermia. Next आइए, that is a teratospermia. तो मैंने कहा कि sperms with abnormal morphology. तो sperm with abnormal morphology is known as teratospermia. ठीक है, एक और है, that is an asthenospermia. asthenospermia. तो basically reduce mobility of sperms in semen. यानी स्पर्म्स की मोबिलिटी जो है वो बहुत कम होगी. इस कंडीशन को हम कहेंगे एस्थेनोस्पर्मिया. यहां तक का बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर. इसके बाद मैंने कहा कि ह्यूमन मेल इजेक्ट या इजैकुलेट, ह्यूमन मेल इजैकुलेट about 200 to 300 million sperm during mating or coitus. During mating or coitus. तो जब एक बार क्वाइटस होगा तो उस वक्त मेल इजैकुलेट करेगा तकरीबन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स. ठीक है, जिसके अंदर एटलीस्ट 60% स्पर्म have normal shape. तो 60% स्पर्म के अंदर अगर देखेंगे तो नॉर्मल शेप होगा, शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज होगा. एंड 40% sperm have vigorous mobility. vigorous mobility का मतलब क्या हुआ भाई? हाँ जी, vigorous mobility का मतलब क्या है? वो तेजी से मोटाइल होंगे, तेजी से मूव कर रहे होंगे, बहुत तेजी से. यहां तक बात समझ में आ गई है या नहीं? बताइए. यस सर. तो नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. तो अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल. हिस्टोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ टिश्यू की बात करेंगे. तो दैट इज अ स्टडी ऑफ टिश्यू.